नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा से लेसन नंबर 7 पतझड़ में टूटी पत्तियाँ और इसके लेखक है रविंद्र केलेकर। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुँचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित है। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं। कोंकणी में उजवाडाचे सूर, समीधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। अभी हम देखेंगे पाठ प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे, थोता देय उड़ाय। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण है। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहाँ बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग ज़ेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या, मतलब क्या, बिजी लाइफ, बिजी रूटीन, व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। अभी हम देखेंगे पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसका पहला पाठ है गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी का सोना मतलब 22 कैरेट सोना, जिसमें तांबा मिला होता है, और 22 कैरेट के सोने से ही गहने बनते हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। शुद्ध सोना किसे कहते हैं? 24 कैरेट, इसमें बिना मिलावट का सोना बनाया जाता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी
सोने के गहने बनवा लेती है। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श, आदर्श यानी सिद्धांत, शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग, चंद मतलब कुछ, थोड़े, चंद लोग उनमें व्यवहारिकता, व्यवहारिकता मतलब समय और अवसर देख कर काम करने की सूझबूझ। चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट क्या होता है? आदर्शों को व्यवहार में उपयोग करने वाले आदर्शवादी। बखान यानी वर्णन। पर बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ, सूझबूझ यानी समझ, उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण, विलक्षण यानी अद्भुत, विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते। हवा में उड़ना, थोती बातें करना, देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर, स्तर यानी बराबरी पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों को स्तर पर चढ़ाते थे। व्यावहारिकता को क्या करते थे? आदर्शों को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोना में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। व्यवहारिकवादी लोग हमेशा सजग, सजग यानी सावधान रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। लाभ मतलब फायदा, हानि मतलब नुकसान। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से भी आगे भी जाते हैं। पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। महत्व मतलब बड़ा या महान, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी, आदर्शवादी महान आदर्शों में आस्था रखने वाला आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा बने रहने वाला, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को ही क्या किया है? गिराया है। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है ज़ेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है? मानसिक, मानसिक मतलब कैसे? मेंटली। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण है। मनोरुग्ण तनाव के कारण मन से बीमार लोगों को मनोरुग्ण कहते हैं। इसकी क्या वजह है?
कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। रफ्तार यानी स्पीड। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, होड़। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार, रफ्तार यानी स्पीड, हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव, तनाव यानी क्या, टेंशन बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन जहाँ पर किया जाता है उसको कहते हैं टी सेरेमनी। वह मुझे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा न यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली, दफ्ती कागज और रद्दी से बनाया गया, उसको क्या कहते हैं, दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी, तातामी मतलब क्या, चटैया, तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया। बाहर बेढब, बेढब मतलब बेडौल, जिसका ठीक तरह से शेप नहीं है। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन मतलब किसको कहते हैं, चाय परोसने वाला। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ और कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोझो, आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, अंगीठी मतलब चूल्हा, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण मतलब क्या, शान से, क्रिया मतलब काम, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा, भंगिमा यानी मुद्रा, हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती, मतलब क्या, एक राग का नाम है जो संगीत गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना मतलब उबलते पानी की आवाज को कहते हैं, सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, शांति यानी साइलेंस, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक
चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। सिलसिला यानी क्रम। चुस्कियाँ मतलब चाय की घूंट धीरे धीरे पीना। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। उलझन मतलब कठिनाई, प्रॉब्लम। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमे पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल। अनंत काल वह काल जो कभी समाप्त हो ना। अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा, सन्नाटा यानी क्या होता है? शांति। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादें में उलझे रहते हैं। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। खट्टी मीठी यादें, अच्छी बुरे बातें, रंगीन सपने, आकर्षक इच्छाएं, भूतकाल, बीता हुआ समय। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। भविष्य काल यानी फ्यूचर में। असल में दोनों काल मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या? झूठ है। एक चला गया, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान यानी प्रेजेंट, उपस्थित, हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। उड़ जाना, समाप्त होना। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल। अनंत काल वह काल जो कभी समाप्त होना। और अनंत काल जितना विस्तृत, विस्तृत यानी फैला हुआ, जितना विस्तृत था, जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को।